हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया हैं। एंड हम इलस्ट्रेशन नंबर 19 एंड ऑनवर्ड्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 अभी तक हम कवर कर चुके हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 19 को रीड करेंगे। अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज एम्प्लॉयड स्किल पर्सन। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसके पास स्किल्ड पर्सन है फॉर डूइंग प्रेसिंग एंड वेल्डिंग ऑपरेशन। ठीक है, हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो दो तरह के ऑपरेशन करती है, प्रेसिंग के एंड वेल्डिंग के। और प्रेसिंग और वेल्डिंग के लिए उसके पास स्किल्ड पर्सन्स हैं, ठीक है, जो इन काम को करना जानते हैं। ऑन वेरियस प्रोडक्ट द वेल्डर प्रोड्यूस टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, वेल्डर जो है वो दो तरह के प्रोडक्ट बनाता है। ओके, हमारे पास मैं मार्क कर लेता हूँ। हमारे पास एक दिया हुआ है प्रेसिंग का ऑपरेशन और एक दिया है वेल्डिंग। ओके, जो हमारे वेल्डर्स हैं वो दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, W1 एंड W2। देन द प्रेस ऑपरेटर, अब जो प्रेस ऑपरेटर हैं वो भी दो प्रोडक्ट बनाते हैं, P1 एंड P2। चलो ठीक है, हमारे पास दो ऑपरेशन है, प्रेसिंग एंड वेल्डिंग। जो हमारे वेल्डर्स हैं वो दो प्रोडक्ट बनाते हैं, W1 एंड W2। और जो प्रेस ऑपरेटर है वो दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, P1 एंड P2। ड्यू टू स्पेसिफिक स्किल रिक्वायरमेंट द प्रेस ऑपरेशन कैन नॉट डू वेल्डिंग जॉब एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जो जो हमारे वर्कर्स प्रेसिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं, प्रेस का ऑपरेशन, वो वेल्डिंग का काम नहीं कर सकते, और जो वेल्डिंग का काम जानते हैं वो प्रेसिंग का काम नहीं कर सकते। द ओके, द लेबर आवर एंड कॉस्ट डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव फोर प्रोडक्ट आर एज अंडर। ठीक है, हमें इन चारों प्रोडक्ट्स की W1 W2 P1 एंड P2 की कॉस्ट डाटा दी है, और हमें बताया लेबर आवर कितने लगने वाले हैं यूनिट्स को, इन प्रोडक्ट्स को बनाने में। देखिए अब क्वेश्चन में दिया आवर्स पर यूनिट। W1 की एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे, W2 की 1 यूनिट को बनाने में 4 आवर्स, P1 की 5, P2 की 2। ओके, ये वेल्डर्स बनाएंगे और ये प्रेसिंग का जो वर्क कर रहे हैं वो बनाएंगे, और ये वाला काम ये नहीं कर सकते और ये वाला काम ये नहीं कर सकते। दोनों की अपनी अपनी स्किल्स हैं। प्राइस पर यूनिट 50, 50 टू 80, 65। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में इतना मटेरियल लगेगा। लेबर रेट पर आवर, ओके, 1 घंटे का रेट है 4 रुपये, 1 घंटे का रेट 4 रुपये, 4 रुपये और 4 रुपये। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट की वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट दी हमें 2, 2, 3 एंड 3। ओके, द यूनिट इंकर 50,000 पर एनम ऑन फिक्स कॉस्ट। हमारी 50,000 पर एनम की फिक्स कॉस्ट है ये अबव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। द अवेलेबल आवर्स फॉर द वेल्डिंग। ओके ओके ओके, हमें दिख रहा है अवेलेबल आवर्स, इसका मतलब हमारे आवर्स जो है लिमिटेड है। यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि ऑप्टिमम मिक्स मांगेगा क्वेश्चन हमसे। यही से डिमांड हमें समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन हमसे डिमांड करेगा कि ऑप्टिमम मिक्स बनाओ, क्योंकि आपके अवेलेबल आवर्स जो है वो लिमिटेड होंगे। ठीक है जी, हमारे वेल्डिंग डिपार्टमेंट में है वो है 20,000 आवर्स, और हमारे प्रेसिंग में जो है वो है 60,000 आवर्स अवेलेबल। द यूनिट हैज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मार्केट कैन एब्जॉर्ब मिनिमम 2,000 यूनिट्स। ओके ओके, हमें मिनिमम प्रोडक्शन भी करनी है। मिनिमम 2,000 यूनिट्स हमें W1 की बनानी है, 2,500 यूनिट्स हमें W2 की बनानी है, 1,800 यूनिट्स 1,800 यूनिट्स हमें P1 की बनानी है, एंड 2,200 यूनिट्स हमें P2 की बनानी है। सिमिलर क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एलोकेट किया था। यहाँ पे हमें कहा है कि मिनिमम इतना प्रोडक्शन आपको करना है, इसकी इतनी इतनी यूनिट्स मिनिमम आपको बनानी ही बनानी है। द डिमांड कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, डिमांड हमारी फ्लक्चुएट होती रहती है। द मैनेजर ऑफ द शॉप हैज़ देयरफॉर सजेस्टेड दैट द वर्कर शुड बी ट्रेंड, हम वर्कर्स को ट्रेन करेंगे टू डू आइदर ऑफ द वेल्डिंग और प्रेसिंग जॉब। ठीक है, हमारा जो मैनेजर है उसने सजेस्ट किया है कि हम वर्कर्स को ट्रेंड करेंगे डू आइदर ऑफ वेल्डिंग और प्रेसिंग जॉब। मतलब हम हमारे वर्कर्स को इस तरीके से ट्रेनिंग देंगे कि वेल्डिंग वाला प्रेसिंग का काम भी कर सकता है और प्रेसिंग वाला वेल्डिंग का काम भी कर सकता है। इसे इन एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग देंगे। अभी जो फिलहाल जो करंट सिचुएशन है उसमें वेल्डिंग वाले प्रेसिंग का काम नहीं कर सकते, प्रेसिंग वाले वेल्डिंग का काम नहीं कर सकते। हमारा मैनेजर उसने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम वर्कर्स को ट्रेन करें ताकि इनमें से वो कोई भी काम कर सके। ओके, सो दैट एनी एक्सेस डिमांड कैन बी फुलफिल्ड, अगर कोई भी एक्सेस डिमांड होती है ताकि उसे फुलफिल किया जा सके। इट इज एस्टिमेटेड दैट दिस डिसीजन विल इंक्रीज द बर्डन ऑफ फिक्स कॉस्ट। ओके, ये डिसीजन इंक्रीज करेगा फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 से। अगर हमने वर्कर्स को ट्रेनिंग दी तो 5,000 से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रेजेंट द फिगर्स ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, मैंने कहा था ना आपसे कि ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स हमसे क्वेश्चन डिमांड करेगा, क्योंकि आपको अवेलेबल आवर्स दिया है, इसका मतलब आवर्स जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। प्रिपेयर करो फिगर्स ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स अज्यूमिंग दैट द मिनिमम मार्केटेबल क्वांटिटी इज प्रोड्यूस। अज्यूम करो कि मिनिमम जो मार्केटेबल क्वांटिटी है जो यहाँ पे दी थी, ये वाली क्वांटिटी ये आपने प्रोड्यूस कर दी। बिफोर द वर्कर्स आर ट्रेंड, बिफोर द वर्कर्स आर ट्रेंड, अभी वर्कर्स ट्रेंड नहीं हुए, मतलब वर्कर को ट्रेनिंग देने से पहले ऑप्टिमम मिक्स निकालो। एंड प्लस
आफ्टर दे आर ट्रेंड। ठीक है, पॉइंट नंबर ए में दो पॉइंट्स हैं। एक तो आप निकालो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ट्रेनिंग देने से पहले, और उसके बाद निकालो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ट्रेनिंग देने के बाद। और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ऑब्वियसली क्या मांग रहा होगा, तो प्रॉफिट भी निकाल दो उस पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगेगा, देखना। यस, देखो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी बताओ। पहले से ये आइडिया हो जाता है कि अगर मान लो पहले इस वाले में ये पूछ रहे हैं कि ऑप्टिमम मिक्स बताओ कि बिफोर ट्रेनिंग देने से पहले और ट्रेनिंग देने के बाद, तो सेकंड वाले पॉइंट में ऑब्वियसली वो कह रहा होगा कि अब इन पे प्रॉफिट भी निकाल के बताओ। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बताओ, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स जो आपने आप प्रोडक्ट मिक्स बनाया है इसके ऊपर की आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है। बोथ द अबव कंडीशन रिकमेंड वेदर इट इज एडवाइजेबल टू ट्रेन एम्प्लॉय। बताओ एम्प्लॉयज को ट्रेन करना एडवाइजेबल है या नहीं। चलो हम हमारा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कोई वीडियो पॉज करके करना चाहे तो कर सकते हैं सोल्व। क्वेश्चन आई होप सभी ने रीड कर लिया है। अब देखिए, ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 19। देखिए हमारे पास आवर्स लिमिटेड है, तो मैं निकालूंगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। कंट्रीब्यूशन निकालूंगा मैं पर लेबर आवर। ठीक है, हमारे पास एक है वेल्डिंग और एक है प्रेसिंग, एंड इसमें भी हमारे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स देन हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, एक है वेल्डिंग वेल्डिंग और सेकंड वन है प्रेसिंग। ठीक है, अब देखिए पहले हमारी आएगी सेल्स पर यूनिट, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, तो फर्स्ट हमारी आएगी सेल्स। क्वेश्चन में दी है हमारे पास ये रहा प्राइस पर यूनिट। क्वेश्चन में दिया है प्राइस पर यूनिट 50, 50, 80, 65, एंड ये हमें दिया था W1 एंड W2, P1 एंड P2। हमें प्राइस दिया है 50, 50 पर यूनिट, 80 एंड 65। यहाँ से हम लेस करेंगे अब वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में कितनी वेरिएबल कॉस्ट दी है? क्वेश्चन में दी है मटेरियल। मटेरियल क्वेश्चन ने कहा है मटेरियल है 18 रुपीज़ पर यूनिट, 22 रुपीज़ पर यूनिट यहाँ, देन 35 यहाँ एंड 45 यहाँ। सेकंड, मटेरियल के बाद हमें दिया है लेबर। लेबर क्वेश्चन में दिया है लेबर आवर एक यूनिट को बनाने में कितना लगता है, और लेबर आवर रेट भी दिया है। तो अगर मैं लेबर आवर को रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक यूनिट पे लेबर की कॉस्ट कितनी लगी वो मेरे को पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन ने कहा W1 की एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगते हैं और मेरा लेबर रेट है 4 रुपये पर आवर। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 16 रुपीज़ पर यूनिट। एंड सिमिलरली मैं सभी के लिए ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। देन इधर भी 16, देन 20,
देन 8, देन थर्ड। क्वेश्चन ने दिया वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स ये आएगा 2, देन 2, देन 3 एंड देन 3। ये मेरा आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा 50 माइनस 18, 15 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 2, ये आएगा 14, 50 माइनस 22 माइनस 16 माइनस 2, वैल्यू आएगी 10, 80 माइनस 35 माइनस 20 माइनस 3, 22, 65 माइनस 45 माइनस 8 माइनस 3, वैल्यू आएगी 9, इनटू करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। अब हमें देखना है नंबर ऑफ यूनिट्स हमें कितनी बनानी है। बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं, ये हमने गलत लिखा है। नंबर ऑफ यूनिट्स क्यों आएंगे, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। अगर किसी ने नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने लिखा और उसने सही मान लिया तो भाई सो रहे हो तो सो मत, सोना नहीं है, फोकस करो, ठीक है। अब मैं इसे डिवाइड करूंगा लेबर आवर, लेबर आवर पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, इधर लगते हैं 4, इधर अगेन 4, देन 5 एंड देन 2। ये आएगा आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। 14 डिवाइड बाई 4 वैल्यू आएगी 10, सॉरी 3.5, 14 डिवाइड बाई 4 वैल्यू आएगी 3.5, देन 10 डिवाइड बाई 4 2.5, 22 डिवाइड बाई 5 वैल्यू आएगी 4.40, देन 9 डिवाइड बाई 2 4.5। अब इसको हम करेंगे रैंकिंग, रैंकिंग बताओ किसको रैंकिंग करें सबसे, नंबर 1, नंबर 1 ये, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये बताओ किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कंट्रीब्यूशन निकालने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक तो आई होप सभी का निकल गया होगा, जिन्होंने भी वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश की है यहाँ तक तो सभी का इजी निकल गया होगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए इसका। देखिए पार्ट नंबर ए, स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देने से पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ट्रेनिंग देने से पहले। तो पर्टिकुलर्स, देन हमारे पास आएगा वेल्डिंग, देन हमारे पास है प्रेसिंग, देन हमारे पास आएगा टोटल। इसके लिए वर्किंग्स अभी हम करेंगे, किसको कितना एलोकेट करना है, कितने लेबर आवर किसको एलोकेट करने हैं। ये थे W1, W2, P1 एंड P2। पहले हम इसके लिए वर्किंग्स करेंगे, वर्किंग्स।
अब हम करते हैं इसका एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ लेबर आवर्स। लेबर आवर्स को एलोकेट करेंगे कैसे, देखिए टोटल आवर्स अवेलेबल क्वेश्चन ने दिया है 20,000 आवर्स अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पे एलोकेट करता हूँ। पहले मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ये वाला है वेल्डिंग के लिए एंड ये वाला प्रेसिंग के लिए, ठीक है। ये वेल्डिंग के लिए, प्रेसिंग के लिए क्वेश्चन ने दिया है। वेल्डिंग के 20,000 आवर्स अवेलेबल है, प्रेसिंग के 60,000 आवर्स अवेलेबल हैं, लेस मिनिमम प्रोडक्शन। क्वेश्चन ने हमें बताया था कि कुछ मिनिमम प्रोडक्शन भी हमें करनी है, तो W1 के लिए कितनी है, W1 के लिए 2000 यूनिट्स और 1 यूनिट को बनाने में लगते हैं 4 आवर्स, 8,000। देन W2 2500 यूनिट्स बनानी है हमें W2 की, और W2 को भी 4 आवर्स लगते हैं 1 यूनिट को बनाने में। वैल्यू आएगी 10,000 आवर्स। अब हम एलोकेट करेंगे P1 को, एटीन हंड्रेड एंड कितने आवर्स लगते हैं 1 यूनिट को बनाने में, P की 1 यूनिट को बनाने में 5 घंटे और यहाँ पे 2, 5 आवर्स। 1800 इंटू 5 आवर्स 9,000। देन P2, P2 के लिए क्वेश्चन ने दिया है कि आपको लगेंगे 2,200 यूनिट्स P2 की जो मिनिमम प्रोडक्शन करनी है, एंड 1 यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं P2 के 2, 4,400 आवर्स। एंड बैलेंस आवर्स अलॉटेड टू, बैलेंस आवर किसको अलॉट करेंगे, देखिए अब हमारे पास कितने आवर्स बचे हैं यहाँ पे बचे हैं 12,000, और कहा है कि वेल्डिंग वाले प्रेसिंग का काम नहीं कर सकते और प्रेसिंग वाले वेल्डिंग का काम नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ के आवर्स यहीं रखने हैं, प्रेसिंग वाले आवर्स प्रेसिंग में रखने हैं। अब देखिए मिनिमम प्रोडक्शन हमने कर दी, अब वेल्डिंग में देखिए किसका कॉन्ट्रीब्यूशन, सिर्फ वेल्डिंग में देखिए किसका कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों में से ज़्यादा है, इसका नंबर 3। सिर्फ यहाँ पे देखना है, इसके आवर्स उधर नहीं जाएंगे और उसके आवर्स इधर नहीं आएंगे, तो इसके जो आवर्स बचे हों वो इसी पे लगाने हैं। तो देखो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, नंबर 3 को, तो W1। तो बैलेंस आवर्स आप एलोकेट करोगे W1 को एंड प्रेसिंग वाले में आप एलोकेट करोगे, प्रेसिंग वाले में इन दोनों में से नंबर 1 इसको दिया मैंने, तो ये आएगा P2 पे, P2, ठीक है। बैलेंस एलोकेट करेंगे यहाँ 12,000 आवर्स एंड सॉरी 2,000 आवर्स, नॉट 12,000, 2,000 आवर्स, 2,000 आवर्स। देन 16,000 माइनस 9,000 माइनस 4,400, 2,600। चलो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट, तो ये आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमने पीछे निकाला है 14, 10, 22, 9, 14, 10, 22 एंड 9, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से,
नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आएंगी, देखो W1 की 2000 तो ये बनाई, 2000 यूनिट्स मिनिमम ये बनाई, और W1 पे हमने ये 2000 आवर्स और एलोकेट किए, तो 2000 डिवाइड बाय 1 यूनिट को बनाने में लगते हैं 4 घंटे, तो 500 यूनिट्स तो इन आवर से निकल के आएगी, और 2000 हमने मिनिमम ये बनाई, तो 2500 यूनिट्स ये निकली। W2 पे हमने सिर्फ यही आवर्स एलोकेट किए और 2500 यूनिट्स। अब देखिए P1 पे हमने 1800 यूनिट्स यहाँ थी, 1800 इंटू 5 का, तो 1800 यूनिट्स यहाँ, पर यहाँ P2 है, तो इसका मतलब P1 पे सिर्फ 1800 यूनिट्स ही हमने एलोकेट की थी। देन P2 P2 पे P2 पे हमने बनाया था 2200 यूनिट्स, 4400 आवर्स हैं, हमें चाहिए यूनिट्स, तो 2200 यूनिट्स ये, और प्लस P2 पे हमने 2600 आवर्स अलग से एलोकेट किए थे, और P2 की 1 यूनिट को बनाने में लगते हैं 2 आवर, तो डिवाइड बाय 2, तो 1300 यूनिट्स यहाँ से निकलेंगी, प्लस 2200 हमने यहाँ एलोकेट की P2 को, तो वैल्यू आएगी 3500 यूनिट्स। कॉन्ट्रीब्यूशन इन रुपीज, कॉन्ट्रीब्यूशन इन रुपीज कितनी आएगी, अब ये 2500 इंटू 14, 35,000, देन ये आएगा 25,000, देन 1800 इंटू 22, 39,600, देन 9 इंटू 3,500, वैल्यू आएगी 31,500, देन 131,100, ये आएगा टोटल, लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये रही, ये तो इंक्रीज हो जाएंगे, ये रही फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 पर एनम, 50,000, अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो 5,000 से बढ़ जाएगी, और अभी हम बिफोर ट्रेनिंग निकाल रहे हैं, तो 50,000 फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 50,000, ये हमारे पास आएगा प्रॉफिट्स, इसमें से माइनस करेंगे 50,000, प्रॉफिट आएगा 81,100, ठीक है, ये हमने लेबर एलोकेट किए थे, लेबर आवर्स, इसमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्रेसिंग वाले आवर्स इधर नहीं आ सकते थे, इस वाले आवर्स इधर नहीं जा सकते थे, तो हमने वेल्डिंग में जो दोनों थे, दो प्रोडक्ट, उनमें से जिनमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था उन पे एलोकेट किया बैलेंस, और प्रेसिंग में जिसके ज़्यादा थे उसको एलोकेट किया। पॉइंट बी बोलता है कि अब अगर हम वर्कर को ट्रेनिंग दे दें, अगर हम वर्कर को ट्रेनिंग दे दें, इसके आवर्स और इसके आवर्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला बंदा ये काम कर सकता है और प्रेसिंग वाला बंदा ये वेल्डिंग वाला काम भी कर सकता है, अगर हम ट्रेनिंग दे दें इनको, तो इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब जो ये बचे हुए आवर्स हमारे पास होंगे मिनिमम प्रोडक्शन के बाद, हम उसको एलोकेट करेंगे जहाँ पे हमने नंबर 1 प्रायोरिटी दी है, क्योंकि अब ये जो बचे हुए आवर्स हैं इनमें कोई भी काम हो सकता है, चाहे वेल्डिंग का हो चाहे प्रेसिंग का हो। देखो अब देखिए, अब पॉइंट नंबर बी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग, पर्टिकुलर्स, देन हमारे पास सॉरी, देन हमारे पास है वेल्डिंग, वेल्डिंग के 2 प्रोडक्ट, देन प्रेसिंग, देन हमारे पास टोटल। देखिए वेल्डिंग के भी 2 प्रोडक्ट थे हमारे पास, W1 W2, प्रेसिंग में P1 एंड P2, इसकी भी हम पहले वर्किंग्स बना लेते हैं, या फिर हम पहले लिखते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा हमारे पास,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमने पीछे निकाला था 14, 10, 22 एंड 9। 14, 10, 22 एंड 9 इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकलेगी देखिए। वर्किंग्स अब हमें दोनों अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। वेल्डिंग एंड प्रेसिंग दोनों को सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम वर्कर को ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो वेल्डिंग वाला प्रेसिंग का काम भी कर सकता है और प्रेसिंग वाला वेल्डिंग का काम भी कर सकता है। देखिए कैसे। एलोकेशन ऑफ आवर्स। लास्ट टाइम हमने सेपरेटली वेल्डिंग और प्रेसिंग के लिए इसलिए बनाया क्योंकि वेल्डिंग वाले प्रेसिंग में नहीं जा सकते, तो प्रेसिंग वाले वेल्डिंग में आवर्स नहीं आ सकते थे। पर अब तो इंटरचेंज हो सकते हैं। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट, ये आएंगे टोटल आवर्स अवेलेबल। मैं दोनों को टोटल कर लेता हूँ अब। 20,000 आवर्स वेल्डिंग के एंड 16,000 प्रेसिंग के, तो टोटल हमारे पास 36,000 आवर्स अवेलेबल हैं। लेस आवर्स एलोकेटेड फॉर मिनिमम प्रोडक्शन। मिनिमम प्रोडक्शन पे जो आवर्स एलोकेट करेंगे W1, W2, P1 एंड P2 सेम आएंगे जो पहले निकाला था हमने। 2000 इंटू 4, मिनिमम इतना तो सारी जगह बनानी है। 2000 इंटू 4 8,000, देन 2,500 इंटू 4 10,000, देन 1,800 इंटू 5, ये था 9,000, एंड देन लास्ट 2,200 इंटू 2, वैल्यू थी 4,400। ये मिनिमम प्रोडक्शन में आवर्स लगने वाले हैं। 8,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 4,400, 31,400। नाउ बैलेंस आवर्स। बैलेंस आवर्स हम एलोकेट करेंगे, किसको करेंगे देखो, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। बैलेंस आवर्स हम एलोकेट करेंगे P2 को, क्योंकि P2 को हमने नंबर 1 दिया है। अब इन आवर्स में जो बचे हुए हैं, जो अब आवर्स निकले हैं, इसमें हम वेल्डिंग का काम भी कर सकते हैं, इसमें हम प्रेसिंग का काम भी कर सकते हैं। वर्कर्स को हमने ट्रेनिंग दे दी है, तो फिर अब उस वो काम करवाएंगे ना जहाँ पे कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आता है। तो नंबर 1 इसको दिया, तो बचे हुए आवर्स में हम P2 पे काम करवाएंगे। तो एलोकेटेड टू P2 36,000 माइनस 31,400, 4,600। चलो अब यूनिट्स कैलकुलेट करो। W1 पे तो 2,000 ही आएगी क्योंकि बैलेंस कुछ भी एलोकेट नहीं किया, तो 2,000 W1 की। W2, W2 के भी 2,500 यूनिट्स, क्योंकि बाकी कहीं भी आवर्स हमने W2 पे एलोकेट नहीं किए, सिर्फ यहीं एलोकेट किए हुए थे। 2,500 यूनिट्स W2 की। P1 की यूनिट्स है हमारे पास 1,800, P2 को एलोकेट किया बैलेंस, तो P1 के लिए 1,800। P2, P2 के लिए 2,200 यूनिट्स ये वाली, और बैलेंस आवर्स हमने एलोकेट किए थे 4,600, और एक यूनिट को बनाने में लगता है 2 आवर्स, तो यहाँ से तो आएंगे 2,300 यूनिट्स। P2 की इन आवर्स में बनेगी 2,300 यूनिट्स प्लस 2,200 ये वाली, तो हमारे पास आएंगी 4,500 यूनिट्स। अब निकलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इन रुपीस,
तो 2000 इंटू 14 वैल्यू आएगी 28,000। 10 इंटू 2500 25,000। 22 इंटू 1800 39,600। 4,500 इंटू 9 4,500। 28,000 प्लस 25,000 प्लस 39,600 प्लस 4,500 133,100। ठीक है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आया 133,100। यहाँ से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, कितनी आएगी 50,000 तो पहले लग रही थी, 50,000 पहले लग रही थी, देखो अभी दिया 50,000 तो अभी लग रही है, और अगर हमने वर्कर को ट्रेन किया तो 5,000 से बढ़ जाएगी प्लस 5,000, ये आ जाएगी अब 55,000। अब हमारे पास आ जाएगा रिवाइज प्रॉफिट आफ्टर ट्रेनिंग। $133,100 माइनस 55,000 78,100। बताओ ट्रेनिंग देना फायदेमंद है या नहीं? ट्रेनिंग देना फायदेमंद है या नहीं? नहीं, ट्रेनिंग देने से कोई फायदा नहीं है। 78,100 आ रहा है ट्रेनिंग देने के बाद, ट्रेनिंग देने से पहले ही आ रहा था 81,100, मतलब ट्रेनिंग देने से पहले ज़्यादा आ रहा है, तो ट्रेनिंग हम वर्कर्स को नहीं देंगे। ये देखिए रिवाइज प्रॉफिट आ रहा है 7100 78,100 एंड 81,100, ये हमारे पास पहले प्रॉफिट था, तो हमारा आंसर होगा नहीं, वर्कर्स को ट्रेनिंग देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेनिंग देने से पहले ही हमारे पास यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है 78,100 माइनस 81,100। अगर हमने वर्कर को ट्रेनिंग दी तो प्रॉफिट 3,000 से डिक्रीज हो जाएगा। ये हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि if we gave training to our workers then our profit will be 78,100, which is lower than the profit before giving them training, which is 81,100. Hence if we provide training to our workers our profit will be reduced by 3,000 rupees। ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि प्रॉफिट 3,000 रुपीज़ से हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो ट्रेनिंग देने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ मूव करेंगे हम। आई होप इसमें किसी को डाउट ना हो कैसे हमने आवर्स को एलोकेट किया। इलस्ट्रेशन नंबर 20, ये इलस्ट्रेशन मैं पहले कवर कर चुका हूँ। इस इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का मेरा लेक्चर है, उसमें पार्ट नंबर 2 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट नंबर 2 में मैंने ये सोल्व करवाया। आप वो वीडियो देख सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। मैं इसे यहाँ पे दोबारा सोल्व नहीं करवाने वाला क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे सोल्व कर चुका हूँ और इसकी वीडियो अपलोडेड है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का अगर आप पार्ट नंबर 2 चेक करेंगे, अगर मेरी वीडियोज़ में जाकर देखेंगे आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट नंबर 2, तो उसमें यही क्वेश्चन कवर है। पॉइंट नंबर 2 का आंसर बुक में नहीं दिया हुआ, इस वाले सेकंड पार्ट का आंसर बुक में नहीं दिया और मैंने निकाल के दिखाया है आपको। ठीक है, आपके पास है इलस्ट्रेशन नंबर 20 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग की क्लास नंबर 2 देख लेना, उसमें मैंने कवर किया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 21 देखिए, इनडिफरेंस पॉइंट पढ़िए। वाई कंपनी हैज़ जस्ट बीन इनकॉर्पोरेटेड, वाई कंपनी अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, एंड प्लान टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, और उन्होंने प्लान किया कि हम प्रोड्यूस करेंगे एक प्रोडक्ट जो कि सेल होगा 10 रुपये पर यूनिट पे। प्रीलिमिनरी मार्केट सर्वे शो दैट डिमांड विल बी अराउंड 10,000 यूनिट्स, हमने मार्केट सर्वे करवाया और हमें पता चला कि डिमांड 10,000 यूनिट्स पर ईयर की है। द कंपनी हैज़ द चॉइस ऑफ बाइंग वन ऑफ द टू मशीन, कंपनी के पास ऑप्शन है इन दोनों में से कोई एक मशीन खरीद सकती है। मशीन ए वुड हैव फिक्स कॉस्ट ऑफ 30,000, ठीक है, मशीन ए की फिक्स कॉस्ट है 30,000 की, मतलब ऑप्शन है कंपनी को ये 10,000 यूनिट्स बनानी है और कंपनी के पास ऑप्शन है या तो वो मशीन ए के लिए जाए, मशीन ए पे जाएगी तो 30,000 पर ईयर की फिक्स कॉस्ट लगने वाली है,
एंड वुड यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, प्रॉफिट आने वाला है 30,000 का ये वाली मशीन से, 30,000 की फिक्स कॉस्ट एंड 30,000 का प्रॉफिट पर ईयर ऑन द सेल ऑफ 10,000 यूनिट्स, 10,000 की यूनिट्स पे 30,000 का प्रॉफिट आएगा और फिर 30,000 की फिक्स कॉस्ट अगर मशीन ए यूज करते हैं, मशीन ए पे फिक्स कॉस्ट है 30,000, प्रॉफिट है 30,000। नेक्स्ट सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट बिहेव लीनियरली फॉर बोथ द मशीन, मतलब वेरिएबल कॉस्ट दोनों मशीन्स के लिए सेम रहेगी, जितना हमारा सेल्स होगा उसके अकॉर्डिंग दोनों में हमारी लीनियरली रहेगी। इसका मतलब अगर वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट सेल का 20% है तो दूसरी मशीन में भी वेरिएबल कॉस्ट सेल का 20% ही रहेगा, ठीक है, रेट चेंज नहीं होगा। मशीन बी वुड हैव फिक्स कॉस्ट, अब हम बात करते हैं मशीन बी की, जिसकी फिक्स कॉस्ट है 18,000 और उस पर प्रॉफिट आने वाला है 22,000 का, और 10,000 यूनिट्स को अगर हम सेल करते हैं तो आपको निकालना है ब्रेक इवन सेल फॉर ईच मशीन, हर मशीन की ब्रेक इवन सेल कितनी आएगी। आप कैसे निकाल सकते, मैं आंसर हाइड कर रहा हूँ, आंसर नहीं देखेंगे कोई भी, वीडियो पॉज करके सोल्व कर लो, वीडियो पॉज करके सोल्व करो, हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप इनकम स्टेटमेंट ध्यान में रखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन, फिर लेस फिक्स कॉस्ट, फिर प्रॉफिट, उसको ध्यान में रखो, निकल जाएगा। चलो हम निकालते हैं। आई होप आपने वीडियो पॉज करके एटलीस्ट ट्राई किया है सोल्व करने का, और मेरे ख्याल से तो सभी का आंसर आ भी गया होगा। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21, पार्ट नंबर ए। हम बनाएंगे पहले इनकम स्टेटमेंट। देखिए, पर्टिकुलर्स मशीन ए एंड मशीन बी, हम पहले हमारा फॉर्मेट बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट का, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन, यहां से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, हमारे पास आएगा प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में जो जो चीज दी है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मशीन ए की फिक्स कॉस्ट है 30,000, 30,000, मशीन ए पे प्रॉफिट है 30,000, मशीन ए पे प्रॉफिट है 30,000, देन मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों को टोटल कर दो तो कंट्रीब्यूशन आएगा 60,000, इन दोनों का टोटल करूंगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा 60,000, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट माइनस हुई तो प्रॉफिट, अगर मुझे यहाँ पे आना है तो प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड करूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा। अब देखिए, मशीन बी के बारे में बोला फिक्स कॉस्ट है 18,000, मशीन बी के बारे में बोला प्रॉफिट है 22,000, तो मैं फिर कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाऊंगा 40,000। देन सेल्स के बारे में क्वेश्चन ने दिया हमें, देखो क्वेश्चन ने कहा है कि हम 10 रुपये पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है और हमारे जो यूनिट्स है वो 10,000 यूनिट्स है मशीन ए के लिए और 10,000 यूनिट्स ही है मशीन बी के लिए। मशीन बी के लिए 10,000, मशीन ए के लिए 10,000, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़, तो दोनों के लिए जो सेल आएगी वो आएगी 1,00,000 रुपीज़। एंड इनका डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट आएगा 40,000
एंड 60,000। हम यहीं की यहीं निकाल लेते हैं पीवी रेशो, या फिर चलो सेपरेट निकालते हैं। इनकम स्टेटमेंट थी हमारी नंबर 1, पॉइंट नंबर ए का ही नंबर 1। नंबर 2 पीवी रेशो, फॉर्मूला है हमारे पास कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मशीन ए के लिए पीवी रेशो कितना आएगा, 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, 60%। मशीन बी के लिए कितना आएगा, फिक्स कॉस्ट कितनी है मशीन बी, सॉरी कंट्रीब्यूशन कितना है 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 40%। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। मशीन ए के लिए कितना आएगा, मशीन ए में फिक्स कॉस्ट दिए 30,000 एंड यहाँ पे 18,000। मशीन ए के लिए 30,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो कितना 60% डिवाइड बाय 60%। बी के लिए फिक्स कॉस्ट कितनी है 18,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो 40%। 30,000 डिवाइड बाय 60%, ये आएगा 50,000 एंड 18,000 डिवाइड बाय 40%, 45,000। ये इनकी ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर यूनिट्स में निकालना हो तो जो ये सेल्स आई, ब्रेक इवन सेल्स है, ब्रेक इवन पॉइंट, ये इसको डिवाइड कर दो सेलिंग प्राइस से। तो 50,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये आएगा 5,000 यूनिट्स एंड ये आएगा 4,500 यूनिट्स। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में आता है, अगर उसको डिवाइड कर दे सेलिंग प्राइस से तो यूनिट्स में मिल जाएगा। ये सेल्स है, ब्रेक इवन सेल्स है ये, तो सेल्स को डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस से तो यूनिट्स आएंगी। तो ब्रेक इवन यूनिट्स है 5,000 एंड 4,500। पॉइंट नंबर ए हमारे पास इतना ही था। अब देखते हैं पॉइंट नंबर बी, सेल्स लेवल वेयर बोथ मशीन आर इक्वली प्रॉफिटेबल। आपको निकालना है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों मशीन इक्वली प्रॉफिटेबल होंगी। ठीक है, आपको ये देखना है कौन ऐसा लेवल जहाँ पे दोनों मशीन्स की कॉस्ट सेम होगी, दोनों मशीन की प्रॉफिट सेम होगी। अगर आप मशीन ए चूज करोगे तो भी प्रॉफिट सेम आएगा, मशीन बी चूज करोगे तो भी प्रॉफिट सेम आएगा। इसे बोलते हैं कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। अब हमारे पास आएगा पॉइंट बी, कॉस्ट इन डिफरेंस, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। एंड ये कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ मशीन ए इक्वल टू होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ मशीन बी के, तो निकलेगा कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। मशीन ए की कॉस्ट कितनी है, इसमें आएगी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, इक्वल टू होनी चाहिए यहाँ के वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट के। नाउ लेट करता हूं मैं नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू एक्स। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जब मैं नंबर ऑफ यूनिट से कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई करूंगा तो निकल जाएगी। देखो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी है मशीन ए की, देखो 40,000 यूनिट, 40,000 वेरिएबल कॉस्ट है और ये कितने यूनिट्स पे, 10,000 यूनिट्स पे। समझ रहे हो, पहले 10,000 यूनिट सेल की थी तो 40,000 की वेरिएबल कॉस्ट है 10,000 यूनिट्स पे, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आएगी 4 रुपीज़।
ठीक है, 40,000 डिवाइड बाई 10,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 4 रुपीज़, 4 रुपीज़ पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट यानी एक्स, प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है 30,000, ये आएगी मेरी टोटल कॉस्ट मशीन ए की। वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये इक्वल टू होनी चाहिए मशीन बी के फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के। मशीन बी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60,000 और यहाँ भी 10,000 यूनिट्स थी, 60,000 डिवाइड बाई 10,000 ये आएगा 6 रुपये पर यूनिट, एंड नंबर ऑफ यूनिट को मैंने मान रखा है एक्स, प्लस यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितनी है 18,000। बस अब एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आएगा 4x प्लस 30,000 इज इक्वल टू 6x प्लस 18,000। देन ये हो जाएगा 30,000, ये प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, 18,000 इज इक्वल टू 6x, इधर आगे हो जाएगा माइनस का 4x, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 12,000 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 6,000 यूनिट्स। 6,000 यूनिट्स पे मशीन ए एंड मशीन बी दोनों में प्रॉफिट सेम आएगा। देन उसके बाद रेंज ऑफ सेल्स वेयर वन मशीन इज मोर प्रॉफिटेबल देन द अदर। बताओ किस लेवल से किस लेवल तक कौन सी मशीन प्रॉफिटेबल है और किस लेवल के बाद कौन सी मशीन। देखो रेंज ऑफ सेल्स, ध्यान से देखेंगे आप सभी, 0 से 5,999 यूनिट्स, देन 6,000 यूनिट्स, then 6,001 and above। 0 से 5,999 यूनिट्स बनाएंगे तो कौन सी मशीन प्रॉफिटेबल है, 6,000 पे कौन सी और 6,001 एंड अबव कौन सी। देखो स्टार्टिंग के जो यूनिट्स हैं जहाँ पे आपका ब्रेक इवन है, जहाँ पे आपका ब्रेक इवन है उससे पीछे के जो यूनिट्स हैं वो उस मशीन पे बनाएंगे जिसकी वेरिएबल कॉस्ट कम है, सॉरी फिक्स कॉस्ट कम है, फिक्स कॉस्ट कम है। पहले आपका टारगेट होता है फिक्स कॉस्ट की रिकवरी, उसके बाद टारगेट होता है वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। देखो जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो आपका पहले टारगेट रहता है, आप ब्रेक इवन क्यों निकालते हो, ब्रेक इवन किससे निकलता है, फिक्स कॉस्ट से। तो पहला टारगेट क्या होता है, पहला टारगेट ये होता है फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। यहाँ पे आके दोनों मशीन प्रॉफिटेबल हैं तो इससे नीचे 6,000 से नीचे वो मशीन लेंगे जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है ताकि जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन अचीव किया जा सके। देखो किसकी फिक्स कॉस्ट कम है 18,000 बी की, तो यहाँ पे तो मशीन बी, अगर यूनिट्स 5,999 तक है तो मशीन बी 6,000 पे बोथ प्रॉफिटेबल। 6,000 पे दोनों प्रॉफिटेबल है, कोई भी चूज करो। हमने निकाला है ब्रेक इवन, देखो 6,000 यूनिट्स पे मशीन ए चलाओ चाहे मशीन बी, दोनों प्रॉफिटेबल हैं। 6,001 एंड अबव वो चूज करेंगे जिसकी वेरिएबल कॉस्ट कम है। याद रखना ब्रेक इवन से पहले, यहाँ पे ब्रेक इवन निकाला, ब्रेक इवन से पीछे की यूनिट्स जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है, एंड 6,000 पे ब्रेक इवन पे दोनों प्रॉफिटेबल है। एंड ब्रेक इवन के बाद, इस ब्रेक इवन के बाद जिसका वेरिएबल कॉस्ट कम है, किसका वेरिएबल कॉस्ट कम है, मशीन ए का। यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, तो यहाँ आएगी मशीन ए। हम मैनेजमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे, हम मैनेजमेंट को क्या बताएंगे। देखो हम मैनेजमेंट को बताएंगे कि देखो अगर आपको 6,000 यूनिट से कम बनानी है तो मशीन बी ले आओ, तो मशीन बी लेके आओ। अगर आपको 6,000 यूनिट्स बनानी है आंख बंद करके कोई भी ले आओ, दोनों प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अगर आपको 6,000 से कम यूनिट बनानी है तो आप लेके आओ मशीन बी। अगर आपको 6,000 यूनिट्स ही बनानी है एग्जैक्ट तो दोनों मशीन प्रॉफिटेबल है, कोई भी चूज करो। और अगर आपको 6,001 एंड अबव यूनिट चाहिए तो मशीन नंबर ए प्रॉफिटेबल है, मशीन ए लेके आओ।
ये हमारे पास था इलस्ट्रेशन नंबर 21। इलस्ट्रेशन नंबर 22 थोड़ा सा लेंदी इलस्ट्रेशन है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, और इसमें कुछ भी नहीं है। स्टडी मटेरियल से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। हमने पहले बल्कि इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम पीछे सोल्व कर चुके हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन था वेजिटेबल्स का, कि हमारे पास था ना एकर्स बॉक्सेस के बारे में बताया था, कॉन्ट्रीब्यूशन पर एकड़ हमने निकाला था, वो क्वेश्चन इससे ज़्यादा डिफिकल्ट था। ये तो कुछ भी नहीं है, वही दिया 300 एकड़ हैं, एप्पल्स एप्रिकोट चेरी पल्म्स ये ग्रो कर सकते हैं हम। ये वही दिया है, सेलिंग प्राइस वगैरह सब कुछ ये आप निकाल सकते हो। तो इसको हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हमने इलस्ट्रेशन 2 ही कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे हम 2 या उससे ज़्यादा इलस्ट्रेशन ही कवर करें। चलो ठीक है, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे इसको। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ शेयर कर देना। अगर शेयर नहीं की वीडियो तो शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। चलो बाय एंड गॉड ब्लेस यू।